ये फरमाइएगा कि अभी मैं देख रहा था वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब का बयान, वो भी कह रहे थे कि हम 18वीं तरमीम के तो कतई खिलाफ नहीं हैं, हम तो इसके खिलाफ बयानात आ रहे हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? जिंदा किताब होता है, इंसानों की बनाई हुई किताब है, और ये बाय एंड लार्ज जिस पे कंसेंसस होता है कौम का, वो असलूब है जिसके तहत रिटर्न एक हमारा तरीकाकार है कि इसके तहत हमने मुल्क चलाना है, कानून बनाने हैं, प्लान करना है। हमारे मुल्क पे आप सबको पता है, सारी कौम को पता है कि 73 के आइन में बहुत सारी तरमीम की गई जिसमें अदलिया की इंडोर्समेंट भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आती रही, और वो जो एक वफाकी आइन था वो वफाकी न रहा। ये प्रॉमिस था और हमने सारी जमातों के साथ मशावरत से इसमें 18वीं तरमीम करके आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की कोशिश की। और जब ये 18वीं तरमीम हमने की थी, उस वक्त भी हमने भी कहा था कि 18वीं तरमीम कोई हमारा हतमी मंजिल नहीं है। हम समझते हैं कि अभी भी आइन को और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन जिस लेवल तक हमारा इत्तेफाक हो सका था सारी जमातों का, पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातों का जिस बात पे इत्तेफाक हो सका था, हमने वो तरमीम इनकॉर्पोरेट कर ली थी। और हमने कहा था कि अगर मौका मिला तो हम बाकी देंगे। तो आइन को पहली बात तो यह है कि ये मौका नहीं है, इस वक्त आइन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई बेहतरी का तसव्वुर है तो वो अपोजिशन की जमातों के साथ बैठ के गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, वो क्या बेहतरी लाना चाहते हैं, वो क्या तसव्वुर है। एक बात जो असद उमर साहब ने कही, वो बात बिल्कुल बहरहाल उसमें सदाकत मौजूद है। अब वो ये है कि प्रोविंशियल लेवल पे तो पावर डिवॉल्व हुई, लेकिन प्रोविंसेस ने आगे डिस्ट्रिक्ट्स को वो डेवोल्यूशन नहीं की। इसी तरह जो एनएफसी हुआ वो पीएफसी नहीं हो पाया, जिससे सूबों के बाद जिलों को भी एम्पावरमेंट मिलती। लेकिन उसमें तो इस हुकूमत का अपना कसूर है कि इन्होंने पंजाब में 1 साल हो गया हुकूमत सूबाई अपने लोकल गवर्नमेंट ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं कराए, केपीके में इलेक्शन नहीं कराए। सिंध में एतराज हो सकते हैं, एक छोटी सी गुजारिश कर दूं जी, बस इलेक्शन हो सकता है लेकिन वहाँ लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। बट एक बात बड़ी सिंपल है, जहाँ तक आइन में कोई बेहतरी लाने का है, उसमें कोई तब्दीली करने का है, अगर कोई अच्छी तब्दीली है, बेहतरी का अमल है, तो वो जरूर लाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था या स्पेकुलेट किया जा रहा था कि आइन के अंदर होने वाली तब्दीलियों को, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, एनएफसी को, उन चीजों को जिन पे इत्तेफाक हुआ था उनको छेड़ने की कोशिश होगी, तो ये तो पाकिस्तान के साथ छेड़ना होगा, इसको अपोजिशन अलाउ नहीं करेगी। कायरा साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि पौने 2 साल में हर 6 महीने के बाद ये गवर्नमेंट कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। कभी सदारती ऑर्डिनेंस पे बात, सदारती निज़ाम हुकूमत पर बात होनी शुरू हो जाती है, या कभी 18वीं तरमीम पर। ये पहली दफ़ा नहीं हो रही, इससे पहले भी कई दफ़ा गवर्नमेंट 18वीं तरमीम जो है इससे छेड़खानी के इशारे दे चुकी है। तो ये क्यों 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ऐसे इश्यूज को खुद ही खड़ा करती है जिस पर वो ना उनके पास कोई मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, ना सेनेट में, तो ये तरमीम करना भी चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये ना फाशिज्म का एक खास असूल है, एक खास तरीकाकार है, और वो ये है कि अपने मुखालफों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, लोगों को कंफ्यूज करो, जबर के हथियार इस्तेमाल करो, पार्लियामान को गैर मोतबर कर दो, अदलिया के ऊपर हावी हो जाओ। अगर आप गौर करें तो इन्होंने सब कुछ किया, मीडिया पे अटैक किया, पार्लियामान को गैर मोतबर किया, अदलिया पे अटैक किया, अपोजिशन को हर हाल में खराब करने की कोशिश की, और इतने झूठे वादे किए, इतने यू टर्न लिए कि अब तो गवर्नमेंट यू टर्न लेने के काबिल भी नहीं है। यानी या गैर मौजूदी गुफ्तगुओं को आगे लेके आए। भाई, आपको किसने रोका था कि आपने इन दिनों, जब आपकी नालायकियां और नाकामियां कोरोना के खिलाफ होने वाली फाइट में जो आपने कौमी इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाया, इसमें आपने ये बहुत सारे स्कैंडल शुरू के खोले, बिल्कुल खोलने चाहिए, पहले क्यों नहीं खोल लिए, या चंद दिन ठहर के खोल लेते। इन खास मौकों पे आके जब हुकूमत की नाकामी होती है, जब हुकूमत के बहुत सारे पहलू खुल के सामने आ रहे होते हैं, तो फिर वो एक ऐसा मौजूद छेड़ते हैं कि सारी कौमी डिबेट उधर छिड़ जाए और लोग हमारी नाकामियों की तरफ ना देखें। ये अच्छा, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि आपके ख्याल में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तब्दील करना इस वक्त
ये किस लिए है? अब तो ये भी इल्ज़ामात उनके हटने के बाद सामने आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ मुलाजमीन भर्ती किए हुए थे जो उनको नहीं इस तरह से करने चाहिए थे, कोई ज़ाती मुलाजमीन, और दूसरा कोई कमीशन वगैरह उन्होंने मांगा। ये खबरें चल रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उनको मुशर इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है और ये तीसरी एक तरह से तब्दीली है। पहले फवाद चौधरी साहब थे, फिर यहाँ अब शिबली फराज साहब बाकायदा वजीर आ गए हैं। शिबली फराज साहब को वजीर लेना तो शायद हुकूमत की चंद जो कुछ समझदारी की बातें होंगी उसमें से कोई एक होगा। चले एक जिम्मेदार बंदे को लिया गया, मोहतरमा को हटाया गया, ये हुकूमत का अपना इंटरनल इशू था, उन पर मैं कोई बात नहीं करता। मेरे पास कोई खबर है नहीं कि उनको क्यों हटाया गया है, लेकिन जो एडवाइजर बनाया गया है जनरल आसिम सलीम साहब को, आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे DGISP रहे हैं इस वक्त, वो हमारी CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन थे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त उनको वहां से इधर लाना बहुत सारी बातों की खुद वजाहत, सारे सवालों के जवाब तो ये खुद ही दे रहा है। ये एक को हटाना दूसरे को लगाना, और जो भाग के गए थे PTI के अंदर बना लेने के लिए, इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए, वो आस्ता आस्ता उन परिंदों की वापसियाँ शुरू हैं जी। नहीं, वापसी क्या मुराद है? अपनी पार्टीज में वापस आएंगे या सिर्फ पार्टी से निकलेंगे? नहीं, पार्टी से तो गए ना जी। तो ऐसे लोगों के लिए कोई जगह पीपल्स पार्टी के पास, अगर आप डॉक्टर साहब वापस आना चाहें पीपल्स पार्टी में, तो सर कोई इन लोगों के लिए पार्टियां कमी नहीं होती, बहुत सारी जमातें होती हैं, ना इनको कोई मसला होता है, क्योंकि एक दफा ही पार्टी छोड़ना मसला होता है ना, फिर एक दफा के बाद तो बंदा जो चाहे करता रहे। जो लोगों का एक समाज का एक बोझ होता है अपने ऊपर, वो बंदा एक दफा उठा ले तो फिर क्या मसला। अच्छा खैर साहब, आप उस कमेटी का भी हिस्सा थे जो 18वीं तरमीम जिसमें डिबेट होती रही और जो फिर लेकर आई, और यकीनन अब एक कंसेंसस उसको बड़ा मुश्किल होता है उसमें फिर तब्दीली करना या कुछ करना। ये बताएं, अब ये जो 25 अप्रैल को रिपोर्ट आनी थी वो अब डिले हो गई है, आटा चीनी स्कैंडल वाली, इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जी वो खुद उस कमीशन ने कुछ डिले मांगा है कि जी इतनी जल्दी हम सारा फोरेंसिक नहीं कर सकते ऑडिट। देखिए, गुजारिश ये है कि इस तरह की रिपोर्ट से निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मीडिया बाइंग जरूर होगी, आप डिबेट करेंगे, गवर्नमेंट इसको मीडिया के अंदर बैठ के बातें करेगी, जब कोर्ट ऑफ लॉ में बातें जाएंगी तो वो अप्रोप्रिएट फोरम से बाकायदा अप्रूव सारे काम उन्होंने किए होंगे। ये जो माफियाज होते हैं ना जी, ये माफियाज हैं हमारे मुल्क के अंदर जो बाकायदा बने, न सिर्फ इसके अंदर चीनी के अंदर, न सिर्फ सीमेंट के अंदर, कार्टेल्स हैं और हर सेक्टर में कार्टेल है। नुमाइंदे बैठे हुए, नुमाइंदे में भी, जमातों के अंदर भी, हर जगह मौजूद है। लिहाजा जब भी वो अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं उनको हर तरह की सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है इस बात में कि इससे होना हमारा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि इससे जो कौमी डिबेट है उसका रुख दूसरी तरफ चला गया। इन टाइम्स के ऊपर भी हो सकता है एक आधे दिन में कोई और भी नहीं है शुरू में छोड़ दी जाए, ताकि लोगों की तवज्जो, ये जो गवर्नमेंट ने नालायकी के फैसले किए हैं, गलत फैसले किए हैं कोरोना पे, उसके अगर खुदा न खासा को नुकसान ज्यादा शुरू होते हैं, अल्लाह करे वो ऐसा ना हो, तो गवर्नमेंट कोई और भी छोड़ेगी ताकि लोगों की तवज्जो उधर जाए, इन पे ज्यादा असर ना आए। कायरा साहब, नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो गई है, अब गवर्नमेंट दोबारा ऑर्डिनेंस पे एक और ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है। क्या ये अच्छा नहीं है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके इस पे लेजिस्लेशन कर लें, एक मुतफिका बिल ले आए? क्या कोरोना वाकई इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ के कोई इस पे लेजिस्लेशन नहीं कर सकती? देखिए बाबर साहब, आपको ना एक चीज, आपकी राय दुरुस्त है, इस पर लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेकिन एक चीज को जरूर अप्रिशिएट किया कीजिए, जब भी आप करें ना, आप मीडिया वाले बड़े ताकतवर आवाज हैं, आप, मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये तनकीद नहीं है, मैं एक राय दे रहा हूँ अपनी, मेरी राय ये होगी कि इस पे जब भी कमेंट करें एक वजाहत जरूर कर दें कि कौन कसूरवार है। आपको याद होगा कुछ माह कबल भी हुकूमत ने ये इंदिया दिया कि हम नैब ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम करना चाहते हैं। अपोजिशन ने कहा बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी तरफ से फारूक नायक साहब का एक बिल अंदर मौजूद है, गवर्नमेंट ने कहा हम उसको टेकअप करते हैं, उसमें अमेंडमेंट ले आते हैं, देख लेते हैं। वो कमेटी खेला गया, उसके बाद ये उसको भूल गए। हमने बारहा याद कराया कि जनाबे वाला ये कर लें, उस वक्त गवर्नमेंट का ये इशू था नहीं, क्योंकि अपने मुखालफों की पगड़ियां उछाली जा रही थी बड़ी आसानी से। अब उस ऑर्डिनेंस को दोबारा उसी सूरत में तो अमेंड करके किया नहीं जा सकता दोबारा। अब ये इन्होंने दोबारा शुरू किया है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो,
ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो क्रॉस द बोर्ड हो, जो ज्यादती के तौर पे इस्तेमाल ना हो। और बाबर साहब, असद खैरल साहब, आप सब मुहक्किक हैं, तहकीक करने वाले लोग हैं, असद साहब भी बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं, हम भी इकट्ठे भी काम करते थे कुछ दिन। तो गुजारिश ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी, एहतसाबी कवानीन को या करप्शन के खिलाफ बातों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसको कभी भी हानों में एरेडिकेशन ऑफ करप्शन के लिए नहीं, इसलिए इसमें बेशुमार लूप होल होते हैं। ये मीडिया के लिए, लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए, आमरीत के अखबार में लोगों की वफादारियां बदलने के लिए, उसके लिए जरूर होता रहा, आज भी अपने अरूज पे है। और फाशिज्म में ये खास हथियार होते हैं। लोगों को मिसाल बना दो, अपोजिशन को भी मिसाल बना दो, मीडिया को भी मिसाल बना दो, जजों को भी मिसाल बना दो, ताकि लोग खौफजदा हो जाए और हुकूमत के ऊपर खुल के बातें ना करें। ये तो इनका पुराना वतीरा है। एनी हाउ, ये अगर लाते हैं, उसमें कोई तरमीम लाना चाहते हैं उसमें, तो वो उसको फौरी तौर पे, पहली बात तो ये है कि ये खत्म होने से पहले क्यों ना कर, ये कंसेंसस गवर्नमेंट पहले क्यों ना कर लेती। यानी अब लैप्स हो गया, असूली तौर पे आज लैब नॉन एग्जिस्टेंट हो गई, तो आज इनको याद आया है। इनको चाहिए था ये पहले शुरू कर लेते, जब उसकी मुद्दत खत्म हो रही थी पहले कर लेते। ऑर्डिनेंस को दोबारा रिवाइवल के हक में है या इस तरह, या आप समझते हैं कि ये 4 दिन बेशक लेट हो जाए लेकिन लेजिस्लेशन हो प्रॉपर, जिस तरह आपने बताया सेंटर फरूक आज नाइक साहब का प्राइवेट बिल मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 माह की डेडलाइन भी इस हवाले से दे चुकी है। असद साहब, मैं तो पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि हम तो चाहते हैं, चाहेंगे कि नैब ऑर्डिनेंस पे जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी शिकायत रखी गई है, लोगों के बाजू मरोड़ने, इज्जतें उछालने की, वो खत्म हो और वो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए जिसमें गुनाहगार बचे ना और बेगुनाह को उसकी पगड़ी ना उछाली जाए और उसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। ऐसा ताकतवर फोरम हो जिसको हुकूमत, कोई भी, वो आज की हुकूमत है, हमारी हुकूमत हो, किसी और जमात की हुकूमत हो, लेकिन वो इन इदारों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल न कर सके। चाहिए, हम चाहेंगे कि ऐसा कानून आए और अपोजिशन और सारी जमातें मिलकर करें। आपको याद होगा, हमने असद साहब न सिर्फ आईन 18वीं तरमीम, बल्कि हमने कोशिश की थी कि जितनी भी कानून साजी हो, मुमकिन हद तक वो कंसेंसस के साथ हो, इत्तेफाक राय के साथ की गई कानून साजी को, क्योंकि सब ओन करते हैं। उस ओनरशिप की बुनियाद पे उसकी बाय लार्ज सोसाइटी के अंदर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो चैलेंज नहीं हो पाते कानून, उससे इम्प्लीमेंटेशन आसान होती है। लिहाजा बाद हुकूमतों को अपनी मर्जी के कानून बनाने चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि अपोजिशन को साथ लें, फिर अपोजिशन कुछ ऐसी तरमीम कराती है जो, लेकिन उसका फायदा होता है, नुकसान नहीं हुकूमत, क्योंकि इत्तेफाक राय की कायल ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक से पहले सिर्फ एक बात कि ये सेंट्रलाइज्ड अगर होगा सिस्टम, कह रहे हैं कि जी अगर ये कोरोना का मामला है, उसमें भी बाज़ लोगों की राय सामने आई है कि जी सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी चीज़ें, क्योंकि सूबे कुछ सोच रहे थे, विफाक कुछ सोच रहा था। फिर एनएफसी का मसला इसलिए है कि जी अब देखिए जो बहरान आया है माशी तौर पर, अब विफाक के पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करे, कर्जे कैसे उतारने, एक बड़ा मसला बन गया है। तो अगरचे हुकूमती नुमाइंदे नहीं इस बारे में कुछ कह रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि इशारे ये दे रहे हैं कि शायद जो बल्दियाती निज़ाम है या कुछ और उसमें बेहतरी आ सके। तो कहीं ना कहीं अगर डिबेट होती है, आपसे रब्ता किया जाता है, उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। तो फिर आप किस तरफ, अगर कोई विफाक के लिए कोई गुंजाइश वफाकी हुकूमत के लिए एनएफसी में या इस तरह से कोई बात करना चाहें कि चलें कोई वहाँ पर विफाक के पास भी कुछ पैसे बचा करें? उसामा साहब, पहली गुजारिश ये है कि जहाँ तक बेहतरी का ताल्लुक है, एक पावरफुल लोकल पार्टीज का निज़ाम लाने की बात है, बिल्कुल लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का निज़ाम इन्होंने पंजाब के अंदर इन्फोर्स करने की कोशिश की है, नाफिज करने की कोशिश की है, वो तो पहले निज़ाम को बर्बाद कर दिया। साल से ज्यादा मुद्दत हो गई निज़ाम लपेट के बैठे हुए। सीरियस होते तो अभी तक इन्होंने इलेक्शन करा लिए होते। वहां पे भी अदालत ने, हाई कोर्ट, आपको इल्म में होगा, हाई कोर्ट ने बाकायदा डंडा लेके कहा कि हम पिछले इदारे बहाल कर देंगे अगर आपने हमें नया निज़ाम न दिया, और वो एक फाल्टी सा निज़ाम इन्होंने दे दिया। अदालत ने फिलहाल अदालत को इत्माम हुज्जत के लिए। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि बेहतरी बहुत अच्छी बात है, लानी चाहिए। अगर हमसे बात करेंगे तो हम तो बिल्कुल ओपनली जो बेहतरी के कानून होंगे, कौन होगा जिसके अगर आईन और कानून के अंदर कोई बेहतरी का निज़ाम लाया जाए तो वो उसको रोकेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसामा साहब कि ये वो इरादा रखते नहीं है, इनके ऐसे ज़ायम नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस ये सेंट्रलाइज। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के कानून के इख्तियार को किसने रोका? याद रखिए, जो वबाएं होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक और चीज है, वबा हो या कोई आफतें हो, उनकी सूरत में ये वफाकी चैप्टर है। एनडीएमए क्या है?
एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर है, तो आपने नेशनल बनाई है ना, वरना तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आज तक वजीर आजम साहब ने जिनका हक नहीं था, जिन पर सारी दुनिया ने, आप सब ने तनकीदें की कि कोरोना में सूबों का, लोगों का और महकमों का नहीं था, उनको तो तारीफें की। सिंध गवर्नमेंट को हर दौर में, हर अपनी स्पीच में, हर कौम से खिताब में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उनके गवर्नर ने, उनके वज़रा ने उसको टारगेट किया है। अगर वो सिंध की बात को अप्रिशिएटिव होते, अगर वो कंसेंसस करना चाहते, तो इसकी मीटिंगें हो रही है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग की जाती, इसके बाकी एनसीओसी की मीटिंगें हो रही है। और फिर जो वसाइल का इशू है, वफाकी हुकूमत ने कौन से वसाइल दिए सूबों को? एक आफत आ गई ना, आपने कहा जी हमने तारीखी बड़ा पैकेज दे दिया 1240 अरब का, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। 1240 अरब में आप गवर्नमेंट से पूछे कितने पैसे आज तक आपने इस्तेमाल किए, आपको पता चलेगा 50 अरब भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा था जो पिछले 3-4 महीने से रुका हुआ था, और जून तक का पैसा जो बजटेड है, मेजॉरिटी पैसा वो है जो गवर्नमेंट ने कोई नया पैसा नहीं दिया। पैकेज तो वो है जो आप ओवर एंड अबव द बजट देंगे। अगर आपने गंदम के लिए रखा हुआ पैसा तो हर साल रखते हैं, वो कौन सा पैकेज का हिस्सा बना रहे हैं? अगर आपने लोगों के जो एडवांस टैक्स लिए हैं, वो टैक्स रिटर्न रिफंड देने लगे हैं, तो 250 अरब उनका बनता है कारोबारी कम्युनिटी का, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी है, वो तो बजटेड है, उनका पैसा पड़ा हुआ है, वो आपने क्या दिया 200 अरब का बना दिया। 200 अरब पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं। तमाशा सबसे अशोल बताऊंगा आपको कि इन्होंने एक इदारा है यूटिलिटी स्टॉक कॉर्पोरेशन, जी, उसको 50 अरब रुपए देने का ऐलान किया उस पैकेज में। ये इदारा जो है ये पैसे देगा, गरीब लोगों को सामान देगा। उस इदारे की पिछले साल की सेल 24.5 अरब है, और इस साल का सेल टारगेट, असद साहब, सेल टारगेट 30 अरब रुपए रखा गया है। उस यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब दिए गए हैं, 2.5 अरब मजीद 52.5 अरब रुपए दिए गए हैं। अब वो रमजान पैकेज भी और कोरोना पैकेज भी। मैं सवाल कर रहा हूँ बार बार इनसे कि मुझे सिर्फ ये समझा दो कि कोरोना पैकेज में 50 अरब रुपया किस एक साल में यूटिलिटी स्टोर फ्री भी सामान दे, फ्री सामान दे तो भी उसके कैपेसिटी नहीं है, सब्सिडी देनी है। इसका मतलब है आप 250-300 अरब रुपए की सेल्स करेंगे तो फिर आप 50 अरब की सब्सिडी दे पाएंगे ना। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। इसी तरह तेल की कीमतों का है, इसी तरह 200 अरब रुपया लोगों की तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में सपोर्ट का है। तो ये सब ड्रामा है। इनको चाहिए वो पैसा ये सूबों को दे, वो अपनी हेल्थ पोजीशन को इम्प्रूव करें, उससे ये डॉक्टर्स के लिए सामान खरीदे, वो पैसा बता। और मैं किसी फोरम पे बैठ के इनको बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, मैं किसी फोरम पे बैठ के इनके किसी बंदे के साथ बात करने को तैयार हूँ। ये ड्रामा है। अच्छा ये बताएं कारी साहब आखिर में कि ये जो डिबेट तो मुसलसल चल रही है, लेकिन ये तो वो कहते हैं जी हम पहले जब भी मीटिंग होती है पहली बारी वज़ीर आला सिंध की होती है, उनसे पूछते हैं, चाहे जो भी मीटिंग हो उसमें पहली बात उनसे की जाती है। जहाँ तक बात है कि लॉकडाउन के हवाले से तो आज भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो सिंध के लोग हैं वो तो कह रहे हैं जी बराए नाम लॉकडाउन है, इससे तिजारती लोगों का कत्ल हो गया, वो माशी कत्ल कर दिया उनका, इसका क्या फ़ायदा। वो बयानात तो आज भी हैं। तो अगर ये सेंट्रलाइज्ड, अगर जिस तरह वो कहते हैं जी कि हमारे फैसले मान लें, सारी तनकीद तो फिर वफाकी हुकूमत पर होगी, सिंध पर तो नहीं कर सकेंगे वो। मैं तो सिंपल बात से गुजारिश करूँ, ये देखिए उसामा साहब, अर्ज ये है कि जब एक सूबे का वजीर आला ये फैसला करे कि जी हमने लॉकडाउन करना है, फेडरल गवर्नमेंट उससे पहले वो लिख के करे, वो फेडरल गवर्नमेंट को तजावीज दे, तो फेडरल गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जी हमने लॉकडाउन नहीं करना। आप याद कीजिए वजीर आजम साहब की जो पहली कौम से खिताब था उसमें उन्होंने कहा लॉकडाउन हम नहीं करेंगे। बिल्कुल लॉकडाउन की टोटल मुखालफत की। जब सिंध ने लॉकडाउन कर दिया, पंजाब ने फॉलो किया, केपी ने फॉलो किया, बलोचिस्तान ने फॉलो किया, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने फॉलो किया, नेचुरली करना था। उसके बाद कहा जी पार्शल लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू नहीं लगाना, सप्लाई चेन। तो सामा साहब ये बात बताइए, अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर तो कर रहा है और मुल्क का वजीर आज़म कह रहा है, अब मिलकर फैसले बाहर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं।
0337 0310 377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।